हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल तक के वीडियो में अपन ने मिश्रित फसल के बारे में पढ़ रहे थे। मिश्रित फसल के बारे में पढ़ लिया था। मिश्रित फसल के प्रकार पढ़ लिए थे और मिश्रित फसल के दो प्रकार होते हैं वो भी पढ़ लिए थे। फिर जो दूसरा प्रकार था अंतःशस्य खेती, उसके प्रकार पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे मिश्रित फसल के सिद्धांत क्या है। हेडिंग डालो बेटा, मिश्रित फसल के सिद्धांत। क्या डालो? मिश्रित फसल के सिद्धांत। मिश्रित फसल के सिद्धांत। मिश्रित फसल के सिद्धांत। अब मिश्रित फसल के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं इसमें, यानी मिश्रित फसलों में ऐसी प्रकार की फसलों का चुनाव करना चाहिए जो क्या नाम से वहाँ की जो जलवायु है उसी के क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। उचित जलवायु की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो मिश्रित फसल हेतु पहला सिद्धांत देखो, यानी मिश्रित फसल हेतु कैसी फसलों का चुनाव करना चाहिए, इस प्रकार के स्थान का चुनाव करना चाहिए। मिश्रित फसल हेतु इस प्रकार के स्थान का चुनाव करना चाहिए। स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में नमी, जहां पर्याप्त मात्रा में नमी और उचित जलवायु की व्यवस्था हो। जहां पर्याप्त मात्रा में नमी व उचित जलवायु की व्यवस्था हो, यानी मिश्रित फसल हेतु इस प्रकार के स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में क्या हो, नमी हो व उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। पहला सिद्धांत ये। अब दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे कि क्या नाम से सीधे बढ़ने वाली फसलों के साथ साथ, यानी जो फसलें सीधे बढ़ती हैं उनके साथ साथ फैलने वाली, यानी मृदा पर फैलने वाली फसलों की भी क्या करनी चाहिए, बुवाई करनी चाहिए। तो सीधे बढ़ने वाली फसलों के साथ साथ सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ साथ सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ साथ सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ साथ मृदा पर फैलने वाली फसलों की बुवाई करनी चाहिए। फसलों की बुवाई करनी चाहिए। जैसे
कौन सी फसल बढ़ती है, जैसे जैसे मूंग मक्का है, जैसे मूंग मक्का। तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, दलहनी फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों की भी क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। यानी बिना दाल वाली फसलों के साथ साथ दाल वाली फसलों को भी उगाना चाहिए, जैसे बाजरा और चौला। देखो, दलहनी फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों की बुआई करनी चाहिए। दलहनी फसलों की बुआई करनी चाहिए। दलहनी फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों की बुआई करनी चाहिए, जैसे बाजरा और चौला, जैसे बाजरा व चौला। चौथा सिद्धांत पढ़ेंगे, एक ही प्रकार की कीट रोगों को शरण देने वाली फसलों की बुआई नहीं करनी चाहिए। चौथा सिद्धांत देखो, एक ही प्रकार के यानी मिश्रित फसल में ऐसी फसलों की बुआई नहीं करनी चाहिए, एक ही कुल की फसलों की बुआई नहीं करनी चाहिए। यदि एक ही कुल की फसलों की बुआई करेंगे तो क्या होगा, उनमें कीट और जो रोग होते हैं वो क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। इसलिए क्या नाम से एक ही कुल की फसलों की क्या नहीं करनी चाहिए, बुआई नहीं करनी चाहिए। यदि आप बुआई कर दोगे तो उसमें कीट रोग का प्रकोप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लिख लो, एक ही प्रकार के कीट, एक ही प्रकार यानी एक ही प्रकार के कुल की फसल को, एक ही प्रकार के कीट एवं रोगों को, एक ही प्रकार के कीट एवं रोगों को शरण देने वाली एक ही प्रकार के कीट एवं रोगों को शरण देने वाली फसलों का चयन मिश्रित फसल में नहीं करना चाहिए। फसलों का चयन मिश्रित फसल में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, जैसे एक ही प्रकार के कीटों को शरण देने वाले, जैसे है क्या नाम से बाजरा है, मक्का, ज्वार, बाजरा, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। यदि इनको आप मिश्रित फसल के काम में लोगे तो किलो में तो कीट रोग लगते हैं, वो क्या लगते हैं, एक समान लगते हैं। पांचवा पढ़ लिखेंगे, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथले जड़ वाली फसलों की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत देखो, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथले जड़ वाली फसलों की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत देखो, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों की बुआई करनी चाहिए। जैसे सरसों, बाजरा, जैसे सरसों, बाजरा यानी गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। जैसे मक्का,
मक्का उड़द, यानी मक्का और उड़द की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हल्की मृदाओं में दलहनी फसलों को मिश्रित फसल में अवश्य स्थान दें, यानी जो हल्की मृदा होती है उनमें लिखो छठा सिद्धांत, हल्की मृदाओं में दलहनी फसलों को अवश्य स्थान देवे। यानी क्या होता है, जो हल्की मृदाएं होती हैं और दलहनी फसल का स्थान दे देंगे तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, जिसके कारण मृदा के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सातवां सिद्धांत होगा मिश्रित फसल हेतु मिश्रण के काम में ली जाने वाली फसलों की पोषक संबंधी आवश्यकताएं एक जैसी होनी चाहिए। देखो मिश्रण फसल हेतु यानी जो भी अपन फसल बोएंगे क्या नाम से, मिश्रण में काम में ली जाने वाली फसलों की जो पोषक संबंधी आवश्यकताएं होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। मिश्रण फसल हेतु मिश्रण में काम में ली जाने वाली बेटा काम में ली जाने वाली पोषक संबंधी आवश्यकताएं एक जैसी होनी चाहिए। पोषक संबंधित आवश्यकताएं एक जैसी होनी चाहिए। ये हो गए मिश्रित फसल के 7 सिद्धांत। अब पढ़ेंगे मिश्रित फसल का महत्व, कि मिश्रित फसल से क्या क्या महत्व होते हैं। पहला महत्व ये हो जाएगा कि मिश्रित फसल में हमें पैदावार अधिक होती है। यदि अपन 2 फसलों की बुआई करेंगे तो पैदावार अधिक होगी या नहीं होगी, सीधी सी बात है, पैदावार अधिक होगी। पहला महत्व ये हो जाएगा। हेडिंग डालो बेटा, मिश्रित फसल के महत्व। पहला महत्व लिखो, मिश्रित फसल से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। पहला जो मिश्रित फसल से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। यदि 2 फसलों के साथ बुआई करेंगे तो सीधी सी बात है, जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि मिश्रित फसल में जो फसल बोएंगे उनकी जलवायु के और मौसम के प्रति क्या हो जाएगा, बीमा हो जाता है। देखो मिश्रित फसल में प्रतिकूल मौसम, मिश्रित फसल में प्रतिकूल मौसम व जलवायु के विरुद्ध बीमा हो जाता है। वह जलवायु के विरुद्ध बीमा हो जाता है। कहने का मतलब यही होता है कि यदि हमारी 2 फसलों की बुआई करते हैं और उनमें से एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल की हमें क्या होती है, पैदावार प्राप्त होती है, जिसके कारण दूसरी फसल का क्या हो जाता है, यानी मिश्रित फसल का क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है। तीसरा पॉइंट होगा कि मिश्रित फसल मृदा कटाव को रोकने में क्या करती है, मदद करती है।
मृदा कटाव रोकने में मदद करती है। मिश्रित फसल मृदा कटाव को रोकने में क्या करती है? मदद करती है। चौथा पॉइंट होगा मिश्रित फसल में सूर्य के प्रकाश का पूर्ण सदुपयोग होता है। सूर्य के प्रकाश का पूर्ण सदुपयोग होता है। क्या होता है? पूर्ण सदुपयोग होता है। अगला पॉइंट होगा भूमि का पूर्ण रूप से सदुपयोग होता है। मिश्रित फसल में भूमि का भी पूर्ण सदुपयोग होता है। यानी मिश्रित फसल में जो भूमि होती है उसका क्या होता है? पूर्ण सदुपयोग होता है। अगर लिखेंगे मिश्रित फसल बोने से किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अगला पॉइंट लिखो मिश्रित फसल बोने से किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अब सातवां पॉइंट पढ़ेंगे मिश्रित फसल कीट एवं रोग के नियंत्रण में क्या होते हैं? सहायक होती है। अगला वैल्यू पढ़ेंगे सातवां मिश्रित फसल कीट एवं रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। कीट एवं रोगों के नियंत्रण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। आठवां पॉइंट हो जाएगा मिश्रित फसलें मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। आठवां पॉइंट लिख लो मिश्रित फसलें मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती है। अगला महत्व पढ़ेंगे मिश्रित फसल से पशुओं को वर्ष भर चारा उपलब्ध होता रहता है। अगला देखो मिश्रित फसल से पशुओं को वर्ष भर स्वादिष्ट एवं हरा चारा उपलब्ध होता रहता है। मिश्रित फसल से पशुओं को वर्ष भर स्वादिष्ट एवं हरा
मिश्रित फसल खरपतवार नियंत्रण में सहायक होती है। इसमें सहायक होती है, खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है, सहायक होती है। ये सारे क्या है, मिश्रित फसल के महत्व में। सबसे पहले अपन ने मिश्रित फसल के सिद्धांत पढ़ लिए और उसके बाद मिश्रित फसल के लाभ पढ़ लिए या महत्व पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे मिश्रित फसलों की हानियां, कि मिश्रित फसलों से क्या क्या हानियां होती है। मिश्रित फसलों की हानियां, क्या क्या हानियां होती है, यानी मिश्रित फसल से हमें क्या क्या हानियां होंगी। पहली हानि तो यही होगी कि मिश्रित फसल के बोने से खेत में जो निराई गुड़ाई करने वाले कृषि यंत्र हैं उनका अपन पूर्ण सदुपयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी रसायन का क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। और चौथी बात, उनके फसलों के कटाई का समय क्या होता है, अलग अलग होने के कारण उन्हें कटाई के समय काटने में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पहला पॉइंट देखो, मिश्रित फसल बोने से निराई गुड़ाई करने वाले कृषि यंत्रों का प्रयोग करने वाले कृषि यंत्रों का प्रयोग करने में कठिनाई आती है। कृषि यंत्रों का प्रयोग करने में कठिनाई आती है। दूसरा पॉइंट होगा, यानी कहने का मतलब यदि मिश्रित फसल बोलेंगे तो अपन निराई गुड़ाई करने में जो अपन यंत्र प्रयोग करते हैं उनमें क्या आएगी, बाधा आएगी। दूसरा पॉइंट होगा कि क्या नाम से मिश्रित फसलों के खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण में, दूसरा देखो, मिश्रित फसल के खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण में कठिनाई आती है। रासायनिक नियंत्रण में कठिनाई आती है। मान लीजिए अपन ने दो फसल बो दी तो दो फसल के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उसमें क्या आती है, बाधा आती है। जैसे आपको उदाहरण बताओ, मक्का प्लस उड़द, जैसे मक्का प्लस उड़द। अब मक्का में किसकी आवश्यकता होती है, एट्राजिन की आवश्यकता होती है, सीमाजिन की आवश्यकता होती है, लेकिन तो उड़द की फसल क्या हो जाएगी, एट्राजिन से नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसमें रासायनिक नियंत्रण नहीं कर सकते, यानी रासायनिक नियंत्रण करने में क्या आती है, बाधा आती है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मिश्रित फसलों के कटाई का समय अलग होने के कारण अलग अलग
मशीनों का प्रयोग करने में क्या आती है? बाधा आती है, समस्या आती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, मिश्रित फसल में कीट का प्रकोप होने से, मिश्रित फसल में कीट का प्रकोप होने पर कीट का प्रकोप होने पर कीटनाशी का प्रयोग करने में बाधा आती है, बाधा आती है। यानी एक फसल में कीड़ा लग गया, दूसरी फसल में कीड़ा नहीं लगा, तो एक फसल में भी अपन उस कीट को नष्ट करने के लिए स्प्रे करेंगे तो दूसरी फसल क्या हो जाएगी? इफेक्टिव हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मिश्रित फसलों से शुद्ध बीज प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है। जो मिश्रित फसल अपन बुआई करते हैं तो उसे शुद्ध बीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट लिखो, मिश्रित फसलों से शुद्ध बीज प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है। छठा पॉइंट पढ़ेंगे, फसल के उत्पाद की गुणवत्ता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, यानी जो उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, कई बार फसलों के पोषक तत्व होते हैं, प्रकाश, जल आदि के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाती है, यानी केमिकल में होड़ मच जाती है। आज पॉइंट लिख लो, मिश्रित फसलों में कभी कभी जल, प्रकाश व CO2 के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाती है। ये पढ़ लिया अपन ने, मिश्रित फसल के लाभ पढ़ लिए, हानियां पढ़ ली और उनके महत्व पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अपन भूपरिष्करण। क्या पढ़ेंगे? भूपरिष्करण, यानी भूपरिष्करण कहते किसे हैं? यानी मृदा की इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए या इस प्रकार की तैयारी करनी है कि क्या नाम से उसमें बीजों का अंकुरण व फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भूपरिष्करण कहते हैं। दोबारा समझ लो, यानी कहने का मतलब खेत की इस प्रकार से तैयारी करनी है कि इसमें बीज का अंकुरण भी अच्छे से हो सके और फसल के जो वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पैदा हो सके। उस क्रिया को क्या कहते हैं? भूपरिष्करण कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन हेडिंग डाल दो बेटा, भूपरिष्करण। यानी भू का क्या होता है? मृदा, और परिष्करण का मतलब उसमें जुताई करना, गुड़ाई करना,
वो सारी क्रियाएं करके बीज के लिए ऐसी परिस्थिति बनाना कि उसका अंकुरण भी अच्छा से हो सके और फसल के लिए क्या नाम से उसकी वृद्धि की सारी अनुकूलन परिस्थितियां उसके अंदर मिल जाएं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भूपरिष्करण कहते हैं। देखो मृदा की इस प्रकार से तैयारी करना की मृदा की इस प्रकार से तैयारी करना की फसल के बीजों का अंकुरण, फसल के तैयारी करना की उसमें बीजों का अंकुरण तैयारी करना की उसमें बीजों का अंकुरण वह फसल की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया को भूपरिष्करण कहते हैं। भूपरिष्करण कहते हैं यानी मृदा की इस प्रकार से तैयारी करना कि उसमें बीजों का अंकुरण और क्या नाम से फसल की वृद्धि के लिए सभी अनुकूलन परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भूपरिष्करण कहते हैं। अब पढ़ेंगे भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक भूपरिष्करण और एक द्वितीयक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण में क्या होता है कि फसल की बुआई से पूर्व यानी बीजों की बुआई से पूर्व मृदा पे जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। यानी बीजों की बोने से पहले जो भी कृषि कार्य मृदा पे किए जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? प्राथमिक भूपरिष्करण। जैसे क्या नाम से जुताई करना, बुड़ाई करना, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाते हैं। द्वितीय भूपरिष्करण क्या कहलाएगा? यानी बीजों की बुआई के बाद जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय भूपरिष्करण कहलाते हैं। जैसे आपको बताऊं निराई गुड़ाई करना और क्या नाम से सिंचाई करना, कटाई करना, ये सारे कृषि कार्य क्या कहलाते हैं? द्वितीय भूपरिष्करण कहलाते हैं। हेडिंग नंबर भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण के प्रकार। पहला प्रकार लिखो प्राथमिक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण फिर से बता देता हूं, प्राथमिक का मतलब ये होता है कि जो भी अपन बीज बोने से पहले मृदा पे जो भी कृषि कार्य करेंगे वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? बेटा वो प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। लिख लो, बीज बोने से पहले मृदा पर बीज बोने से पहले मृदा पर किए जाने वाले कृषि कार्यों को, यानी बीज बोने से पहले जो भी मृदा पर कृषि कार्य किए जाते हैं या कृषि क्रियाएं की जाती हैं उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण। किए जाने वाले कृषि क्रियाओं को प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं।
जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जैसे जुताई करना, जैसे जुताई, गुड़ाई, ये सारे किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे द्वितीय भूपरिष्करण। द्वितीय भूपरिष्करण द्वितीय भूपरिष्करण। बीजों की बुआई करने के बाद, बीजों की बुआई करने के बाद, बीजों की बुआई करने के बाद मृदा पर जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं, जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसे द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। उसे द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे जैसे निराई गुड़ाई करना, दूसरा सिंचाई करना, ये सारी किसके अंदर आती है? वो फसल की कटाई करना, ये सारी किसके अंदर आती है? द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन भूपरिष्करण के उद्देश्य, यानी भूपरिष्करण के उद्देश्य क्या होते हैं। आज अपन ने मिश्रित फसल के बारे में पढ़ लिया, मिश्रित फसल के लाभ पढ़ लिए और मिश्रित फसल की हानि पढ़ ली। उसके बाद भूपरिष्करण किसे कहते हैं? भू का मतलब क्या होता है? मृदा, और परिष्करण का मतलब होता है जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं, किसके लिए? फसलों के बीजों के अंकुरण के लिए और फसल की वृद्धि के अनुकूलन परिस्थितियां पैदा करने के लिए जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं ना, वो सारे भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीय भूपरिष्करण। बीजों की बुआई से पहले जो भी कृषि कार्य किए जाएंगे वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण के आते हैं। और बीजों की बुआई करने के बाद जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। जैसे निराई गुड़ाई करना और फसल की सिंचाई करना, खरपतवार निकालना और क्या नाम से फसल की कटाई करना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। कल के वीडियो में अपन भूपरिष्करण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके भूपरिष्करण के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे शुद्ध भूपरिष्करण है और क्या नाम से न्यूनतम भूपरिष्करण है, संरक्षण भूपरिष्करण है। इन सभी के बारे में अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।